केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय नागौर दौरा। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण कर कहा अगले साल हो जाएगा शुरू। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने छोटे नागौरी बेल के बछड़ों के परिवहन पर लगी रोक हटने चाहिए। एनका केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहे। बालियान के नागौर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया, जिन्होंने अपने नागौर लोकसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नागौर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। निर्माण कार्य को संतोषप्रद बताते हुए उम्मीद जताई कि नागौर में मेडिकल कॉलेज का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा और प्रवेश प्रक्रिया भी अगले साल से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद नागौर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को नए आयाम मिलेंगे। उन्होंने कहा ये कोई सोच नहीं सकता था कि नागौर जैसी जगह पर मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया और आज ये हकीकत होते हम देख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागौर के मेले पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, ऐसे में नागौरी बेल के बछड़ों परिवहन पर लगी रोक हटने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रोक को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागौरी बेल पूरे प्रदेश भर में अपनी खास पहचान रखते हैं, ऐसे में मेलों को पुनः जीवित रखने के लिए रोक हटनी चाहिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और जो विकास कार्य केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए हैं। इस अवसर पर नागौर विधायक मोहनराम चौधरी, स्पाइसेस बोर्ड सदस्य भोजराज सारस्वत, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मगनीराम कुंजी सांखला सहित अन्य बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाइट_ संजीव बालियान, मंत्री भारत सरकार। एक हम जनता के बीच में जाते हैं तो 9 साल पूरे हुए, अगले वर्ष चुनाव है, तो पूरे देश में करीब करीब हर लोकसभा में कहीं किसी केंद्रीय मंत्री की या किसी की ड्यूटी है, कहीं लोकल नेताओं की ड्यूटी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक और पूरी पार्टी पूरे 1 महीने के लिए जनता के बीच में है कि 9 साल में हमने किस तरह से काम किए, वो लेकर जनता के पास हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। और शुरू से अगर आप इस सरकार के बारे में देखेंगे 2014 से, तो 3 मुद्दे इस सरकार के लिए बहुत अहम रहे हैं। पहला है डेवलपमेंट। इस पूरे कार्य 9 साल में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष फोकस इस सरकार का रहा है। नंबर 2 है गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री ने हमेशा, चाहे वो जन धन योजना से शुरू की, शौचालय, फिर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और राशन, इस तरह से पूरे घर का ख्याल रखने का प्रयास गरीब के आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तीसरा, हमेशा उनका फोकस रहा है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, चाहे वो देश की सीमा हो या देश के अंदर नक्सलवाद हो या नॉर्थ ईस्ट के मामले हों या जम्मू कश्मीर के हों या टेररिज्म हो। सबसे महत्वपूर्ण यह कि 9 वर्ष शांति के गुजरे हैं इस देश में। 9 वर्षों में कोई जो भी टेररिस्ट अटैक पहले हुए उन पर लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया गया, और उसके बाद ये शांति से बिल्कुल देश में अब कहीं भी ना तो नक्सलवाद की कभी कभी छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई घटना होती, जम्मू कश्मीर के वही हालात है, कोई छुटपुट हो जाए तो हो जाए, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में कुछ हिंसा हुई है, वो भी आप ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म की है, वो आपसी झगड़े की है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी शांति रही है और पूरे अपने जो माओवादी इलाका था उसमें भी शांति। आंतरिक सुरक्षा में विशेष फोकस इस सरकार का रहा है। बाह्य सुरक्षा के मामले में चाहे पाकिस्तान का मामला हो या चाइना का मामला हो, हिंदुस्तान ने कभी कदम पीछे नहीं खींचे, लगातार आंखों में आंखें डाल के बात करने का प्रयास भारत ने 2014 के बाद लगातार किया है। और आज आप विश्व के मंचों पर भी देख सकते हैं, उसका परिणाम भी हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। एक मजबूत भारत, एक जिसकी विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है, वो दिखाई देती है। चाहे मामला रूस से तेल लेने का हो, आज बहुत से देश कहते हैं कि अगर भारत रूस से तेल ना लेता उस समय पे, तो शायद जो तेल के भाव हैं दुनिया में वो अनियंत्रित हो सकते थे। उस समय शायद $150 या $200 तक भी जा सकते थे। अगर भारत ने रूस से तेल लिया तो उसके बाद एक पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक तेल के भाव कम हुए। तो हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रही है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या रशिया के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर मैं नागौर की बात करूं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देखेंगे तो नेशनल हाईवे के कई काम, नागौर के आउटर रिंग रोड का काम हो, चाहे जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पहले थे वो 4 लेन हुए, या 2 RO भी रहे हैं, या रेलवे के स्टेशन नए बने हैं, रेलवे का विद्युतीकरण का कार्य भी बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है,
इसी सरकार के कार्यकाल में आज मैं 3 जगह घूम के आया हूं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हिंदुस्तान के हर जनपद में एक अलग से मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि स्वास्थ्य की बड़ी समस्या इस देश में रही है और 140 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं देना बड़ा महत्वपूर्ण काम था। तो वो एक ही तरीका था कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो। मेडिकल कॉलेज की जितनी सीटें 65 साल में हुई, 9 साल में हमने वे डबल कर दी, एक तरह से आप कह सकते हैं। जब मेडिकल के छात्र इतने निकल रहे हैं, अब दुगुने हो चुके हैं, और जब तक ये हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाएगा तो शायद ये संख्या फिर डबल हो जाएगी। तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, शहर के जितने भी विकास कार्य दिखाई दिए हैं मुझे, मैं आज भी देख के आया हूं आपके जनपद में, तो ज्यादातर विकास कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए गए। प्रदेश सरकार का मुझे कोई ग्रामीण सड़कों के अलावा तो दिखाई नहीं दिया। चाहे ग्रामीण में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं जो बहुत सी योजनाएं हैं, तो इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विकास डेवलपमेंट पे विकास फोकस रहा, गरीब कल्याण पे रहा और देश की सुरक्षा के ऊपर विशेष फोकस रहा। एक मुद्दा और मैं नहीं कहूंगा तो आप जरूर उठाएंगे, वो है नागौरी बैल का। मैंने उसके बाद 2 मीटिंग आपके प्रदेश के पशुपालन मंत्री के साथ की हैं। एक बार तो मैं पिछली बार जब यहां से गया जब भी मैंने उनके साथ बैठा था, और दूसरी बार अभी मैं जैसलमेर आया जब भी उनके साथ बैठा, और तीसरी बार 3 बार बैठ चुका। तीसरी बार अभी कश्मीर में सभी देश के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, फिर भी मैं उनके साथ रहा हूं। तीनों बार मैंने नागौरी बैल का मुद्दा उनके सामने उठाया और मैं बिल्कुल क्लियर आज आपके सामने करना चाहता हूं। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। ये प्रदेश का एक्ट है, ये हमारा एक्ट नहीं है, और मैंने खुद निवेदन किया केंद्रीय मंत्री होने के नाते कि इसको हटाया जाए, इसको बदला जाए, और नागौरी बैल को देश में कहीं भी लेने जाने की स्वतंत्रता कोई भी ले जाना चाहता है उसको दी जाए। ये यहाँ की किसान की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, और पूरे देश का अगर नागौर से कोई रिश्ता रहा है तो नागौरी बैल की वजह से। मेरे यहाँ भी ऐसे बहुत से बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, जब मैं कहता हूं मैं नागौर गया था, वो कहते थे भाई 40 साल पहले नागौर गए थे, उस गांव में मेरा वो साथी रहता है, मैं वहां से नागौरी बैल लाया था। शायद हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या बाहर के मध्य प्रदेश में कोई ऐसा परिवार ना हो, नागौर की पहचान है नागौरी बैल। लेकिन आज तक मेरे पत्र का जवाब मुझे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय पशुपालन मंत्री ने भी मुझे आश्वस्त तो किया कि हम इस पर काम करेंगे। मैंने बार बार कहा ये गलत है, इस बैन को तुरंत हटाया जाए। और ये और भी गलत है कि जो काम आप करते हैं, जो प्रदेश सरकार काम करती है, वो केंद्र सरकार के पाले में ना डाला जाए। केंद्र सरकार का इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो यही कुछ मुद्दे आपके बीच थे। अब जो बात आप करना, जब कब मेला लगेगा, जब मेला लगेगा जब भी हम अनुरोध करेंगे और जब भी होगा। ऐसा नहीं कर सकते एक आदेश कर दिया, क्योंकि क्या पता कब मेला लगेगा, कौन सी डेट को लगेगा। ये पहले बात होनी चाहिए। पिछली बार हम थोड़ी लेट थे, इस बार हम दोनों मिलकर पहले से प्रयास करेंगे। और नागौर शायद बड़ा मेला साल में एक बार होता है। हाँ, 3 मेले हैं। एक तो जो बड़ा मेला होता है जिसमें ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ट्रेन उसी में चल सकती है जिसमें ज्यादा लोग आए। हम के थोड़े मेलों के लिए अलग से रेल लाइन आजादी से पहले इनकी बिछी हुई, ये सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले तो आपके मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ये बछड़ों पे जो बाहर ले जाने का बैन आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पत्र का अगर उन्हें कुछ समस्या है तो मेरी चिट्ठी आपको देकर जाऊंगा। चिट्ठी का आज तक तो गहलोत साहब ने जवाब नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि मेरी पत्र का जवाब ही दे दें। उन्होंने कुछ सर, ये केंद्रीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की रिकमेंडेशन पर हुआ था? नहीं साहब, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। मैं पत्र लिख चुका हूँ, सारी डिटेल निकाल के। ये आपने प्रदेश सरकार ने किया था और प्रदेश सरकार को अधिकार है इसे कभी भी हटा सकती है। तो हमारी तरफ से पूरा हुआ डाल देती है कि मामला तो मेरा जवाब दे दें। मैं तो चिट्ठी लिखी है। अब केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी अगर आप झुट्टी मानेंगे तो या गहलोत साहब मुझे लिख कर देते हैं। मैं एक चिट्ठी आज ही लिख रहा हूँ, गहलोत साहब मुझे पत्र लिखा, आपकी अनुमति चाहिए, मैं लिख दूं, अनुमति दी जाती है। संजीव बालियान, बात खत्म। आप कह रहे हो कि मतलब पक्का हटवाऊंगा। दूसरे आपने यहाँ मुद्दे देखे थे, आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, यहाँ की रोड भी देखी, आपने देखा होगा यहाँ 4 लेन स्वीपर जो उसकी आपने सोच से गए थे, टूटी फूटी पड़ी है। पिछले मतलब 3 माह पहले इसका शिलान्यास हुआ है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने एनओसी और डाइवर्जन की एनओसी अभी तक ली नहीं है। आपके केंद्र के मतलब केंद्र के जो विभाग के मंत्री है वहाँ अटकी हुई पड़ी है। अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पिछली बार आपने आरओबी का मुद्दा उठाया था तो काम नहीं हो पाया था, तो उसका टर्मिनेट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, ब्लैक लिस्ट भी कर दिया सर, टर्मिनेट भी हो गया, नया टेंडर भी हो गया, वर्क हो गया साहब। मैं आज बात करके आपके पास आया, जुलाई तक वर्क ऑर्डर मिलेगा। टेंडर हो गया है, जुलाई तक वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। वर्क ऑर्डर मिलने में 15 से 20 दिन और लगेंगे। तो ऐसे इश्यू जो आप उठाएंगे मैं अगली बार प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं लगातार तो रहता नहीं कि मुझे हर मुद्दे का जानकारी हो। आप कोई मुद्दा उठाएंगे तो मैं प्रयास करूंगा उस पर काम करूंगा। इसी से जुड़ा हुआ इतनी स्थिति खराब हो जाती है, अधिकारियों को यहाँ के जो स्थानीय
कलेक्टर वगैरह हैं वो तो इतना सीरियस लेकर करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि उसके आरओबी के नीचे वाला भी जो सर्विस लाइन है वो एनएच बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर एनएच बनाएगा तो मैं बनवाऊंगा, उसके ठेकेदार को और एनएच का नहीं होगा तो फिर तो यहाँ से होगा। मैं पता करूंगा इस बात का। जो आपने इशू उठाए हैं कुछ उन इशू पे अगर वो है तो वो बनेगी। क्योंकि मुझे बताया गया जो आरओबी पे है वो 1 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि वैसा काम हो गया, सड़क बनने का 15 दिन, पता नहीं यूटिलिटी शिफ्टिंग 1 महीना उसमें लगेगा। और उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में वर्क ऑर्डर दूसरे का भी मिल जाएगा। छोटा ही काम बचा हुआ है क्योंकि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ठेकेदार को पहले वाले ने। बताया कि अगले साल 31 मार्च 2024 तक वो काम कंप्लीट कर दें और अगले साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फिर उसके बाद निश्चित रूप से हो जाएगा। इस बार नहीं होगा, जो मुझे बताया गया 31 मार्च 2024 तक उसका काम कंप्लीट होगा तो उसमें एडमिशंस अगले साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से। ये तैयारी है कि मैंने तो अपने काम बता दिए कुछ। अब किस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, गहलोत के विधायक भी होंगे या मंत्री भी होंगे, उनसे पूछ लो। 4 साल तो जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई चलती रही ऐसे गहलोत और पायलट लड़ते रहे। 4 साल तो इसमें निकाल दिए उन्होंने। अब जब 6 महीने रह गए चुनाव के तो पिटारा खुला है गहलोत साहब ने, बौछार कर दी पिटारे से निकाल के। ना ये देखा कि पैसा आएगा कहां से। आप जो सरकार रेवेन्यू से ही चलती है, जो आपके ही तो पैसे से सरकार चलती है। जो आप दोगे पैसा उससे सरकार चलेगी, उसमें सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी देगी, डेवलपमेंट भी काम करेगी, गरीब के कल्याण की योजनाएं भी लेकर आएंगे। और डेवलपमेंट के मामले में तो मैं दौसा भी जाता हूं, मैं यहां भी आता हूं, मुझे तो कोई ऐसा काम दिखाई नहीं दिया कि केंद्रीय योजनाओं के अलावा कि कोई ये सरकार कह सके डेवलपमेंट का वर्क पिछले 4-4.5 साल में बड़ा काम इस सरकार ने किया हो। हाँ, एक आजकल का नया फैशन है कि 6 महीने पहले चुनाव में लोक लुभावनी घोषणा करो, पूरा करने का उनका समय नहीं होता। क्योंकि आपकी भी आदत है हर 5 साल में बदल देते हैं, तो बदलना तो निश्चित ही। तो गहलोत साहब को वो जो घोषणा करनी है उस घोषणा से सोचते हैं कुछ सीटें बढ़ जाएंगी शायद। गहलोत साहब ने ये पुरानी गहलोत साहब को तो देनी है। 2000 सुनो साहब, 2004 में नई पेंशन की वो हुई थी, नई पेंशन आई योजना आई, तो 2030 में पहले रिटायरमेंट होगी। तो गहलोत साहब के बाप का तो कुछ जाता नहीं, उन्होंने तो टाइम काट लिया, घोषणा कर दी। अब 2030 में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो देखेगा कि कहां से देगा, वो कितना टैक्स बढ़ाएगा, कहां से देगा। देगा तो आपके पैसे से ही, कोई अपने पैसे से तो कोई मुख्यमंत्री देगा नहीं। तो 2030 में उसकी चिंता होगी। कांग्रेस तो पर्याय घोषणा करने में विश्वास रखती है, जब देनी नहीं है तो घोषणा क्या अर्थ है। या 5 साल में आप बता दो मुझे, जब रिटायरमेंट 30 के बाद होगी तो घोषणा करने से क्या फायदा। तो जब होगा, जबकि जब जो मुख्यमंत्री हो गहलोत साहब तो होंगे नहीं शायद मेरे विचार से 30 के बाद तक जो उन्हें देनी है। उन्हें तो ये भी नहीं पता, जितनी घोषणाएं उन्होंने की है वो 6 महीने बाद उनसे हिसाब ले लियो तो उन्हें नहीं पता कहां से जाएगा, बजट का कोई मामला ही नहीं है। तो घोषणाएं अलग बात होती है, सरकार में चलाना। कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार गई, क्या पता और भी कोई कारण हो, घोषणाएं थोड़ा कारण होती है। मुझे तो इतना नहीं पता, खैर आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जनता भी इतनी होली कि जनता को अच्छी सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए साहब। अब भारी सरकार ने जल जीवन मिशन भी दिया, राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हर घर को जल, और उसमें घोटाला कर दिया गहलोत सरकार ने, उसमें भी कमीशन खा गए। केंद्र की योजनाओं में भी कमीशन खा रहे हैं लोग, पेपर लीक ये कर रहे हैं, भर्ती घोटाले यहां हो रहे हैं, और केंद्र सरकार की योजनाओं में टेंडर हो रहे हैं तो उसमें भी कमीशन खोरी हो रही है। तो ये सरकार तो चाहे बिजली का फील्ड में हो, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय बिजली योजना लेगा, उसमें भी कमीशन खोरी। क्योंकि भारत सरकार तो पैसा दे सकती है, टेंडर तो प्रदेश सरकार को करना है। तो इनका काम तो कमीशन लेना और आपस में लड़ना है। अभी से तो लेकर जैसे कांग्रेस में सचिन अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, बीजेपी में हमारे कौन कौन लड़ रहे, नाम बता दो यार। वसुंधरा राजे और बाकी ना, नाम है, 16 नाम। पूनिया साहब तो कभी मैंने लड़ता देखा नहीं, भले आदमी है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, और मैंने आज तक कहीं कोई ऐसी बात तो देखी नहीं कि भाई हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है, बहुत बड़ी रही है, उनकी तरह सड़कों पर लड़ रहे हो हम। हमारे यहाँ तो जो पार्टी तय करेगी सब मानेंगे। बंद कमरे में होती है। अब बंद कमरे में तो घर में सबके परिवार में भी होती है। ये बात तो है सर कि वसुंधरा राजे पिछले दिनों नागौर गई, तो खुद एमएलए साहब सहित कई लोग हैं उनके जो कार्यक्रमों में नहीं गए। तो ये चीज तो है कि एक वो उनका एक अलग दड़ा चल रहा है। और हो सकता है कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम था, देखिए व्यक्तिगत तो मैं भी हो सकता है किसी की शादी में आऊं तो अध्यक्ष जी कोई जरूरी नहीं मेरे से मिलने आए, लेकिन अगर कोई पार्टी का कार्यक्रम होगा, हर जगह जहां मैं भी बहुत जगह ऐसी जगह गया हूं जब वसुंधरा जी की ड्यूटी लगी है, हमेशा पार्टी के हर कार्यक्रम में मुझे वो मिली है।
दिखाई दी हैं। पहली बात तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, ब्रजभूषण जी पूर्व उत्तर प्रदेश से। मेरे और उनके गांव में 750 किलोमीटर का अंतर है और पहलवान मात्र 150 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। आपकी पार्टी के सांसद हैं। हाँ, मेरी पार्टी के सांसद हैं। देखिए, मुद्दा रहा है, पहलवानों ने गृह मंत्री से बात की है, उसके बाद खेल मंत्री से बात होकर मुद्दा सुलझ चुका है। 6 तारीख को शायद चुनाव है, मुझे जहां तक जितना अखबारों के माध्यम से पता है, और उसमें भी चार्जशीट और जो कार्रवाई हो चुकी है, जो भी निष्पक्ष कार्रवाई थी, और मेरे विचार से पहलवान भी अब उस बात से संतुष्ट है। गृह मंत्री से और खेल मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने घोषणा की थी। कोई एलिमेंट्री की बताओ सर, कोई स्कीम कोई नई लॉन्च कर रहे हो आप? स्कीम तो बहुत चल रही है। आपको देखिए, अगर गोट फार्म खोलना है तो मेरे मंत्रालय की बड़ी अच्छी स्कीम है। 50 लाख रुपए सब्सिडी कोई भी व्यक्ति खोलना चाहता है उसे देता हूं। अगर कोई देसी गाय की डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो 2 करोड़ की सब्सिडी उसके लिए है। अगर कोई पिग फार्म खोलना चाहता है, 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 30 लाख रुपए की सब्सिडी उसमें है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी एक टीम आज आई है, मैंने यहाँ के आज सुबह डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर जो यहाँ नहीं है, अजमेर से बुलाना पड़ा मुझे, आज मैंने उनसे बात की है और मैंने उनको भेजा है, क्योंकि चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमने श्रिम्प फार्मिंग की शुरुआत की थी, झींगा पालन। ये किसान के लिए बड़ा अच्छा है और जहां जहां सलाइन वाटर है वहां पे श्रिम्प फार्मिंग की जा सकती है। तो पहली शुरुआत 2014 में हमने रोहतक से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद हिसार, सिरसा, चूरू तक आ चुका है। नागौर में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं है। ये उन किसानों के लिए बहुत लाभदायक है जिनकी जमीन खराब हो चुकी है, फसल नहीं होती। तो मैंने आज बात की अधिकारियों से, मैंने कहा कि सैंपल लो, एक प्रोजेक्ट बनाओ और श्रिम्प फार्मिंग की शुरुआत, मेरा मन है अगर मैं यहाँ आता हूँ तो श्रिम्प फार्मिंग की शुरुआत करने का प्रयास मैं नागौर जनपद में करूंगा। अगर यहाँ किसी को गोट फार्म भी खोलना है, ब्रीडिंग फार्म की स्कीम है ये, चाहे गोट फार्म हो, चाहे पिग फार्म हो, चाहे डेयरी फार्म्स हो, ये बेसिकली ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम है जो पढ़े लिखे युवा इनको कर सकते हैं। भारत सरकार इसमें 50% सब्सिडी देती है हर प्रोजेक्ट के ऊपर, और सारा भारत सरकार की सब्सिडी है, प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं है सब्सिडी में कोई भी। पता लगा गहलोत साहब ने इस पर बड़ा नाम प्लेट लगा दिया तो समस्या हो जाएगी, तो उन पर कब्जा करने का बहुत स्वभाव है उनका। तो यहाँ तो गोट फार्मिंग का भी काफी स्कोप है, तो नागौर के कुछ युवा अगर इसमें एप्लीकेशन डालते हैं तो उनका स्वागत है। सर आपने देखिए, मुझे पहली बात तो मेरी कल बात हुई जो यहाँ के डायरेक्टर फिशरीज हैं राजस्थान के, सौभाग्य से वो आपके जनपद के बिश्नोई साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मैं नागौर का रहने वाला हूँ। मेरी कल बात हुई तो मैंने कहा मैं नागौर जा रहा हूँ और आप किसी अफसर को भेज दें। तो आज जो अफसर आया था उसने बताया कि कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। तो आज मैंने दोबारा टीम भेजी है, एक बाहर से भी आए हुए एक्सपर्ट, और आज हम दोबारा टेस्टिंग करवा रहे हैं पानी की पूरे नागौर के अलग अलग ब्लॉक्स में। और मैंने जो कौन सा विभाग है जी वो, उन्होंने भी, उनसे भी मैंने सारी कितना वाटर लेवल कहाँ है और क्या सैलिनिटी है वो रिपोर्ट भी आज मैंने ले ली है। तो एक टीम अलग से भी मैं भेजूंगा दिल्ली जाने के बाद, नागौर के हर मुख्य मुख्य जो कस्बे हैं, जो आसपास है, जो क्षेत्र है, उनकी स्टडी करने के लिए एक सेंटर से भी मैं टीम भेजूंगा जो श्रिम्प फार्मिंग होगा। जी। बीजेपी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट देगी। आज किस तरह की कार्यकर्ताओं का नक्शा क्या है पूरा? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि मेरी रिपोर्ट पर कोई टिकट देगा। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी रिपोर्ट पर टिकट मिलेगा। फिर भी आप लोकसभा प्रवास पर हो तो कुछ न कुछ तो संख्या आपसे जो फीडबैक लेगा तो जब देंगे भाई, अभी कहा। ये पेपर लीक में आपने केंद्र से ईडी की टीम भी भेजी है। हाँ जी। और किरोड़ो जी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सूचना मिल रही है उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा, किरोड़ो अलीमीना जी को गिरफ्तार कर लिएगा? हाँ, यही कर सकते हैं, जो घोटालों से लड़ेगा उसे गिरफ्तारी करेंगे। तो सर ईडी क्या कुछ निकालेगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जब ईडी आ जाती है तो लेके जाती है किसी न किसी को, तो साथ खाली हाथों वापस जाते नहीं। तो कोई ना कोई गहलोत साहब का निकट जा सकता है। एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा और उसमें कोई बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। अच्छी बात है, तो आप भी चाहते होंगे बार बार पेपर कैंसिल ना हो या पेपर ना बिके, तो हर राजस्थान का वासी, हर हिंदुस्तानी चाहता है। और इस सरकार की एक बहुत बड़ी बात 2014 के बाद ये भी है मोदी जी की, कि इंटरव्यू समाप्त की है, मेरिट और एंट्रेंस के आधार पर नौकरी है। भारत सरकार 10 लाख नौकरी दे रही है इस साल, जिनमें से करीब 4 लाख नौकरी हम दे चुके, 6 लाख नौकरी अगले 6 महीने में हम दे रहे हैं लगातार। कहीं आज तक आपने नहीं सुना होगा केंद्र सरकार के संबंध में। और प्रदेशों में पता नहीं क्या बात है, पेपर लीक, घोटाले, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी में तो गड़बड़ है ही। यहाँ पिछले दिनों में कांग्रेस के नेता आए थे चंद्रकांत जी, तो उन्होंने ये चीज आरोप लगाए थे भाजपा पर कि भाई ईडी को लेकर के ईडी के मतलब कांग्रेस या विपक्ष पर भी हावी क्यों है?
कि भाजपा के मतलब वो नहीं है क्या कि वो घोटाले नहीं करते क्या, दूर से धुला है क्या? कौन है चंद्रभान? कौन है चंद्रभान? विश्व के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस अध्यक्ष भी रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस मेरा कभी परिचय नहीं हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम और ऐसे काम करो क्यों जो ईडी ले जा? नहीं, उनका आरोप था कि भाई विपक्ष और कांग्रेस जहाँ सरकार है वही ईडी के क्यों छापे पड़ते हैं, कांग्रेस के मतलब हाँ, भाजपा के बीजेपी के नेताओं पर छापे नहीं पड़ते हैं, वजह क्या है? भाई तालमेल है क्या? हैं जी? तो तालमेल है क्या ईडी का? नहीं नहीं, बात ये है कि ये जो पेपर वो कर रहे हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तो हो रहे हैं पेपर आउट, या जल जीवन मिशन घोटाले। भारतीय जनता पार्टी वालों में तो नहीं हो रहे भाई। हमें तो पहले ही पता मोदी जी का सब कुछ है, जो गड़बड़ करेगा उसका अपने आप ही कर देंगे लाज। तो ये तो विपक्ष वालों की जरूरत है ईडी से डरने की। हम तो पहले से डरे हुए हैं भाई। 9 साल हो गए केंद्र में मंत्री, आज ही भाई ऐसी रोटी पहले खाऊं तो ऐसी अब खाऊं। हमें तो पहले ही सबकी बुद्धि ठीक है, इनकी ठीक होनी है बस। लड़ेगी पार्टी। यूनुस भाई, क्या आपको लगता है कि मेरे से पूछ रहे हैं इस बात को पहले? चलो जी, धन्यवाद।